हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल में हम यानी इस लेक्चर में हम परिसीमन आयोग को डिस्कस करने वाले, इंडियन पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं लुसेंट की बुक से। इसके पहले हमने निर्वाचन आयोग और सारा टॉपिक वाइज कंप्लीट करा रहे हैं जो लुसेंट की बुक में लिख रखा है मेरे दोस्तों। तो हम इस लेक्चर में परिसीमन आयोग के बारे में जानने वाले हैं कि परिसीमन आयोग है क्या, कैसे इससे क्वेश्चन आते हैं और लुसेंट की बुक के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। यह लेक्चर मेरा द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाले समय में काफी अच्छे लेक्चर आपको देखने को मिल सकते हैं। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। आइए शुरू करेंगे हम ज्यादा देरी ना करते हुए। 29वें नंबर का टॉपिक परिसीमन आयोग। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं परिसीमन का मतलब क्या होता है। परिसीमन का मतलब क्या होता है, देखो परिसीमा आयोग को भारतीय सीमा आयोग भी कहते हैं दोस्तों। परिसीमन आयोग को भारतीय सीमा आयोग कहते हैं, भारतीय सीमा आयोग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आपको अभी पता चल जाएगा। भारतीय सीमा आयोग भी कहते हैं। तो देखो परिसीमन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो बात जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको। परिसीमन का मतलब होता है सीमा निर्धारित करना। तो परिसीमन का मतलब किसी देश या प्रांत में, किसी देश या प्रांत में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना है। निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण होता है या पुनर्निर्धारण है। क्या आया समझ में। परिसीमन का मतलब किसी देश या प्रांत में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण है। इसका सरल शब्दों में अर्थ बोल सकते हैं हम कि सीमाओं का रेखा चित्रण। जो सीमाएं होती, सीमाएं जो बॉर्डर होते, सीमाएं होती कहां से कहां तक किसकी सीमाएं। तो सरल भाषा का में बोल सकते हैं हम कि सीमाओं का रेखा चित्रण। सीमाओं का रेखा चित्रण, जो सीमा होती, सीमाओं का रेखा चित्रण, इसमें घरेलू सीमाएं, राष्ट्रीय सीमाएं, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हो सकती है। समझ में आ गया। अब हम आगे बात करते हैं। देखो तो आगे हम बात क्या करेंगे, परिसीमन का मतलब आपको समझ में आ गया। परिसीमन का मतलब आपको समझ में आ गया। इसके अंतर्गत सीटों की संख्या के आवंटन और क्षेत्र में उनके सीमांकन का काम किया जाता है। परिसीमन आयोग के अंतर्गत सीटों की संख्या, जो सीटों की संख्या के आवंटन और क्षेत्रों में उनके सीमांकन का काम किया जाता है। तो समझ में आ गया आपको। सरल भाषा में मैंने यहां पे शुरू में आप बता दिया। अब हम पढ़ते हैं यहां पे बुक के हिसाब से दोस्तों। तो बुक के हिसाब से देखिए बहुत आसान है। तो देखिए संविधान में परिसीमन आयोग के संबंध में कोई भी स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है। इसको याद रखना है। संविधान में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया परिसीमन आयोग के संदर्भ में। बस एक ही जगह लिखा हुआ है, वो है अनुच्छेद 82 यानी आर्टिकल 82 अनुच्छेद 82। अनुच्छेद 82 में बताया गया है कि प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर, जनगणना होती है, हमने देखे हर 10 साल में जनगणना होती है, जिससे हमको पता चल जाता है कितनी जनसंख्या बढ़ी, कितनी घटी, कहां क्या परिवर्तन हुआ। ये सब जनसंख्या के बाद पता चल जाता है, जनसंख्या से रिलेटेड, है ना। कितनी साक्षरता क्या है, सब पता चल जाता है। तो अनुच्छेद 82 के तहत प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर, प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोकसभा एवं राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों में, लोकसभा एवं विधानसभा के राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन, विभाजन की बात की गई है यहां पे। विभाजन, विभाजन का मतलब आप जानते होंगे बांटना, एवं पुनः समायोजन। एवं पुनः समायोजन का मतलब इंग्लिश में समझ में आएगा आपको, रीएडजस्टमेंट का कार्य। यानी विभाजन एवं पुनः समायोजन का कार्य, यानी बांटना एवं रीएडजस्टमेंट का कार्य संसद द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है, संसद द्वारा विहित अधिकारियों द्वारा, संसद द्वारा विहित अधिकारी। तो यहां पे विहित अधिकारी का मतलब होता है वो जो मुनासिब समझे, है ना। संसद जो मुनासिब समझे या जिसको
बनाएंगे तो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो विहित अधिकारी द्वारा किए जाने का प्रावधान है दोस्तों, विहित अधिकारी द्वारा किए जाने का प्रावधान है मेरे दोस्तों। तो ये सामने का समझ में आ गया, बहुत आसान है। अनुच्छेद 82 आपको याद रखना है, इसमें जो लिखा है ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 82 में क्या लिख रखा है, तो मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद देखो यहां पे क्या है इंपॉर्टेंट, क्या हुआ 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 42वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है यहां से, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो दोस्तों देखिए 42वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के 82 अनुच्छेद 82 में संशोधन कर परिसीमन का वर्ष 2000 ईस्वी तक के लिए रोक लगा दी गई है। 2000 ईस्वी यानी 2000 तक के लिए रोक लगा दी गई थी 42वां संविधान संशोधन के बाद। उसके बाद देखिए एक और संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है 84वां यानी 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 और 170(3) की शर्तें में संशोधन किया गया है। क्या संशोधन किया गया है जिसके अनुसार देश में लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक कोई वृद्धि अथवा कमी नहीं की जा सकती। इसका मतलब जो लोकसभा और विधानसभा की सीटें हैं ना भारत में, वो जितनी हैं अभी उतनी रहेगी, ना उसको बढ़ाया जा सकता है ना कमी किया जा सकता है। ऐसा 84वें संविधान संशोधन द्वारा कर दिया गया 2001 के द्वारा। समझ में आ गया 84वां काय से संबंधित है, कभी पूछा गया तो, है ना। आगे चलते हैं अपन लोग, काम की चीजें देखते हैं यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची, नहीं ये तो दूसरा चालू हो गया दोस्तों, रुको देखते हैं ना, मिल जाएगा। परिसीमन आयोग का गठन 2002 परिसीमन आयोग 2002। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं दोस्तों, जो परिसीमन आयोग है, परिसीमन आयोग जो है तो परिसीमन आयोग का गठन, परिसीमन आयोग अब तक भारत में 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हुआ है, मात्र 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। पहला कब हुआ था पूछा जाएगा तो 1952, दूसरा पूछेगा तो 62, तीसरा पूछेगा तो 73, चौथा पूछेगा 4 ही बार हुआ है 2002। तो ये चारों याद रखना है आपको। अब तक कितने 4 बार याद रखना है, और चारों के सन भी याद रखना है, पेपर में आते हैं डायरेक्ट। परिसीमन आयोग का पहली बार परिसीमन आयोग अधिनियम बनाया गया था 1952 में, है ना, फिर 62 में, फिर 73, 2000। समझ में आ गया गुरु दोस्तों। तो देखो ये 4 बार गठन हुआ है, तो इसको याद रखना, चारों गठन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो है ये 2002 वाला जो गठन है ये कब हुआ था, तो ये 12 जुलाई 2002 को, 12 जुलाई 2002 को हुआ था। तो इसको देखते हैं डिटेल में, यहां से क्या क्वेश्चन आते हैं। देखो दोस्तों परिसीमन आयोग 2002 वाला जो है, तो परिसीमन आयोग 2002 का गठन 12 जुलाई 2002 को न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। कब किया गया था 2002 वाले का 12 जुलाई 2002 को, है ना, किया गया था। इस आयोग की सिफारिश को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 जनवरी 2008 को मंजूरी दी थी। 2002 के बाद सीधे 2008 में मंजूरी। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 जनवरी 2008 को मंजूरी प्रदान की थी। नए परिसीमन में से लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। नए परिसीमन से लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ जाएगी दोस्तों। और नए परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। नया परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। तो समझ में आ गया, बहुत आसान फैक्ट है ये, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, बस देख लेना है आपको। परिसीमन आयोग देश के मुख्य निर्वाचन
परिसीमन आयोग में देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन आयुक्त इस आयोग के सदस्य होते हैं। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, यह फैक्ट आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं क्या होता है दोस्तों। मैं बताता हूं आपको क्या है। परिसीमन आयोग का जो अध्यक्ष होता है, परिसीमन आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो ही परिसीमन आयोग के अध्यक्ष होंगे। वही राज्यों के राज्यों के चुनाव आयुक्त इसके सदस्य होते हैं। जो हर राज्य के चुनाव आयुक्त होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं दोस्तों। तो समझ में आ गया, राज्यों के चुनाव आयुक्त इसके सदस्य और अध्यक्ष कौन होता है, समझ में आ गया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, है ना। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो जो वो होंगे, ये होंगे, तो उनको भी तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो यहां भी राष्ट्रपति हो गया, समझ में आ गया। आगे बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट फैक्ट डिस्कस करते हैं, परिसीमन आयोग के प्रमुख कार्य। तो याद रखें दोस्तों, परिसीमन का कार्य एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। संविधान इसके आदेशों को अंतिम घोषित करता है और उसे किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह अनिश्चित काल के लिए चुनाव को बाधित करेगा। तो परिसीमन आयोग का प्रमुख कार्य हाल ही में जनगणना के आधार पर विभिन्न विधानसभाओं एवं लोकसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा को पुनर्सीमांकन करना होता है। तो विभिन्न विधानसभाओं एवं लोकसभाओं के निर्वाचन की सीमा का पुनर्सीमांकन करना होता है। तो ये इसका काम है दोस्तों, याद रखना है। परिसीमन आयोग के आदेश को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह फैक्ट याद रखे, पूछा जा सकता है। अगला देखो, परिसीमन आयोग के आदेशों को लोकसभा एवं संबंधित राज्य विधानसभा में रखा जाता है। किंतु लोकसभा एवं राज्य विधानसभा परिसीमन आयोग के आदेश में कोई भी सुधार या संशोधन नहीं कर सकती जो वो अपनी रिपोर्ट देता है। परिसीमन आयोग के द्वारा प्रत्येक राज्य के प्रदत्त प्रतिनिधित्व में कोई बदलाव नहीं किया जाता। प्रदत्त प्रतिनिधि का मतलब यहाँ पे ये है, प्रतिनिधित्व का मतलब जिनको जो चुनाव क्षेत्र दिया जाता है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता। बदलाव सिर्फ किसमें होता है, तो किंतु जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संबंधित सीटों में ही परिवर्तन कर दिया जाता है। तो सिर्फ परिवर्तन किसमें किया जाता है, तो एसटी एवं एससी की जो सीटें होती है उसमें परिवर्तन किया जाता है। ये वाले पैराग्राफ को याद रखना है। अब बात करते हैं, देखिए आगे। देखिए दोस्तों, नए परिसीमन के बाद आरक्षित सीटें यहां दी हुई है, तो हमको इनको देखना है। अनुसूचित जाति की पहले आरक्षित सीटें थी 79, नए परिसीमन के बाद आरक्षित सीटें हैं 84। याद रखना है 84 एससी की है, ये पूछी जा सकती है परीक्षाओं में। उसके बाद बात करेंगे अनुसूचित जाति की, एसटी की। पहले थी 41, वर्तमान में है 47। वर्तमान में कितनी है, परिसीमन के बाद 47 है पूरे भारत में। लोकसभा की टोटल सीट हमने पढ़े, निर्वाचित होती है 543, 543 में से एससी की और एसटी की आपको याद रखना जरूरी है। तो एससी कितनी दोस्तों 84 और एसटी की कितनी है 47। ये दोनों याद रखना जरूरी है, पेपरों में आती है वर्तमान में। और उसके बाद देखिए अनारक्षित सीटों की संख्या 412 है। अनारक्षित सीटों की संख्या 412 है। तो ये दोनों को याद रखना है और इसको भी याद रखना है, पूछी जा सकती है वनडे एग्जामों में, स्टेट पीसीएस में। नोट लिख रखा है, इसको देखते हैं। वैसे राज्य जिनका परिसीमन आयोग 2002 के द्वारा परिसीमन नहीं हो सका है, 2002 के द्वारा नहीं हो सका है, उसमें असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं झारखंड है। पूर्वोत्तर के 4 राज्य के स्थानीय विरोध एवं अदालतों के स्थगन आदेश के कारण परिसीमन नहीं हो सका है। जबकि झारखंड में सरकारी नीति के विपरीत आरक्षित सीटें कम होने के कारण यहां परिसीमन
पूरा नहीं हो सका। तो समझ में आ गया क्यों नहीं हो सका। तो इस तरीके से हमने परिसीमन आयोग डिस्कस किए दोस्तों। परिसीमन आयोग यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी आपको देखना है। अब इसके बाद हम साथों साथ इसी लेक्चर में भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता का क्रम दिया हुआ है, अनुक्रम दिया हुआ है। वरीयता का मतलब एक प्रकार से यहां पे सर्वश्रेष्ठता के आधार पर अनुक्रम दिया हुआ है। तो देखो हम डिस्कस करेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारी का वरीयता अनुक्रम इस प्रकार है। वारंट ऑफ प्रीसीडेंस इस प्रकार है। सबसे पहले आते हैं राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति महोदय, तो सबसे पहले राष्ट्रपति महोदय है, फिर उपराष्ट्रपति है दूसरे नंबर में, फिर प्रधानमंत्री है, और राज्यों के राज्यपाल, अपने अपने राज्यों के राज्यपाल ये वरीयता क्रम में आते हैं। भूतपूर्व राष्ट्रपति भी इनमें आते हैं, याद रखें। और 5 का ही का है, ये 5वें नंबर का का है, इसमें उप प्रधानमंत्री जो होते हैं, ये जो कभी कभी बनाए जाते हैं, ये भी इसमें आते हैं। भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष भी इसकी वरीयता क्रम में आते हैं दोस्तों। कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में, राज्य के मुख्यमंत्री भी आते हैं अपने अपने राज्यों में, और केंद्र के कैबिनेट मंत्री भी आते हैं। योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है फ्रेंड्स, वो भी ये क्रम में आता है, सर्वश्रेष्ठता के क्रम में आता है। एवं पूर्व प्रधानमंत्री एवं संसद के विपक्ष का नेता, जो संसद में विपक्ष का नेता बैठता है, वो भी ये क्रम में आता है। और 7 का ही का है दोस्तों, 7 का ही का में है भारत रत्न से सम्मानित धारक। जो भारत रत्न दिया जाता है दोस्तों, वो भारत रत्न 7 के काम में है, याद रखना है, कभी पूछा जा सकता है। 7 के काम में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति या धारक भी इस क्रम में आता है। एवं राजदूत, किसी देश के लिए जो राजदूत बनाए जाते हैं, उच्चायुक्त बनाए जाते हैं, वो भी इस क्रम में आते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी वरीयता के क्रम में आते हैं। राज्यसभा का उपसभापति है। राज्यसभा का सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है। यहां पे बात है 10वें नंबर में, राज्यसभा का उपसभापति भी इस क्रम में आता है 10वें नंबर में। एवं लोकसभा का उपाध्यक्ष भी क्रम में आता है दोस्तों। देखो अध्यक्ष तो हमने यहां पढ़ लिया है अभी, और उपाध्यक्ष भी इसके क्रम में आता है। एवं योजना आयोग के सदस्य व केंद्र के राज्य मंत्री, योजना आयोग के जो सदस्य होते हैं वो भी हमने पढ़े। योजना आयोग के सदस्य कौन कौन है, एवं केंद्र के राज्य मंत्री भी सर्वश्रेष्ठता के अनुक्रम में आते हैं। और देखिए दोस्तों, ये एक फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, भारत रत्न एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसे वरीयता अनुक्रम में स्थान दिया गया है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, याद रखना है। एकमात्र ऐसा पुरस्कार रखा गया है भारत रत्न एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसे वरीयता अनुक्रम में स्थान दिया गया है, पूछा जा सकता है, याद रखना है। वरीयता अनुक्रम का मतलब सर्वश्रेष्ठता के अनुक्रम में, है ना। उसके बाद एक नोट लिख रखा है, देखो मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सेशन का पूरा नाम क्या था दोस्तों, टीएन सेशन। ये भारत के 10वें चुनाव आयुक्त थे, भारत के 10वें नंबर के चुनाव आयुक्त थे। तो मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सेशन के आग्रह पर सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त को 9 काम में स्थिति प्रदान की है, यानी 9 का की स्थिति प्रदान की है। देखो अभी हमने पढ़े थे 9 पढ़े थे, और ये 9 का का देखो, है मुख्य निर्वाचन आयुक्त व भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक भी इसमें आते हैं। तो सेशन के आग्रह पर सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त को 9 का की स्थिति प्रदान की गई है, यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष दर्जा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष दर्जा मिला हुआ इसे, है ना। यह संशोधन अगस्त 93 में किया गया था, 1993 में यह संशोधन अगस्त 1993 में किया गया था दोस्तों। तो ये इसको भी आपको ये लेक्चर को एक बार देख लेना है, भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता का अनुक्रम। तो अब यहाँ पे जब ये लेक्चर आपने देख लिए तो आपको कुछ काम की जानकारी तो पता रह गई। कभी अगर क्वेश्चन बने तो आप बना सकते हैं, बस एक बार ध्यान लगा के देख लेना है क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कौन सा भारत रत्न को दिया गया है और ये पदाधिकारी दिए हुए हैं, इनके बारे में देख लेना है बस। तो इस लेक्चर में हमने
परिसीमन आयोग को डिस्कस किए दोस्तों। परिसीमन आयोग बहुत चर्चा में है, तो इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ना। परिसीमन आयोग जो है ये चर्चा में है। क्यों चर्चा में है दोस्तों ये, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग के गठन के बाद कई राजनीतिक पार्टियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के मुताबिक जम्मू कश्मीर विधानसभा में परिसीमन के बाद 60 सीटों को बढ़ाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में 7 सीटों को बढ़ाया जाएगा। बीते साल अगस्त में संसद द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को पारित किए जाने के पहले लद्दाख की 4 सीटें समेत जम्मू कश्मीर में लद्दाख की 4 सीट थी, तो लद्दाख की 4 सीटें समेत जम्मू कश्मीर विधानसभा में 87 सीटें हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 87 निर्वाचित के यानी विधानसभा में 87 निर्वाचित सदस्यों के अलावा 2 नामांकित महिला विधायक होती थी, 2 नामांकित महिला विधायक होती थी। तो ऐसा है दोस्तों, इसलिए ये चर्चा में रहा है ना। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया था जो जो काम की इंफॉर्मेशन थी जो परीक्षा के हिसाब से बन सकती है वनडे एग्जामों में। तो दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही। जो भी गठन वठन सब याद रखना है, जो भी हो सके तो मैंने बताने की कोशिश किया हूं। ये आरक्षित सीटें जो दी गई है ST SC और अनारक्षित की, तो ये टोटल याद रखना है, कभी पूछी जा सकती है। उसके अलावा हम अगले लेक्चर में राज्य भाषा डिस्कस करने वाले 31वें नंबर का टॉपिक। हमारे इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब, जिससे मिलेगा इसका नोटिफिकेशन। धन्यवाद।